इतिहास की 12 की बुक का चैप्टर 13 महात्मा गांधी की भारतीय राजनीति में भूमिका। इस चैप्टर में बहुत कुछ हम देख चुके हैं। स्टार्टिंग हमने किया था महात्मा गांधी की जीवनी से, उनकी राजनीतिक विचारधाराओं से, मतलब उनकी राजनीतिक विचारधारा जो थी उस पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ा और उनकी जो राजनीतिक विचारधारा थी उनकी क्या क्या विशेषताएं रहीं। तो हम बात कर रहे थे कि सत्य की, अहिंसा की, सत्याग्रह की, मानव प्रेम की, जाति पाति में जो विश्वास नहीं था उनका, अस्पृश्यता का उन्होंने विरोध किया, हरिजनों का उत्थान किया, ईश्वर पर विश्वास, ये सारी बातें जो थी वो हम देख चुके हैं। फिर हमने स्टार्ट किया था महात्मा गांधी की जीवनी से। फिर हम देख रहे थे कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने कैसे सत्याग्रह का प्रयोग किया और वहाँ सत्याग्रह के प्रयोग में सफल होने के बाद वो भारत आने से पहले ही भारत में काफ़ी फेमस हो चुके थे। भारत के लोग उन्हें जानने लगे थे, उनके सत्याग्रह से परिचित हो चुके थे। इसके बाद हमने देखा कि जब महात्मा गांधी भारत की आए तो उन्होंने भारत आने के बाद तुरंत राजनीति में प्रवेश नहीं किया। वो कुछ वर्षों तक भारत में रहकर इधर उधर की सर्वे करते रहे, वो सर्वेक्षण करते रहे, देखते रहे कि भारत की क्या स्थिति है, समस्याएं कहाँ पर हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है। इसके बाद कुछ प्रारंभिक आंदोलन उन्होंने करे थे, जैसे चंपारण का विद्रोह था, खेड़ा का विद्रोह था और अहमदाबाद के मिल मजदूरों का मामला था। तो इन सभी प्रारंभिक आंदोलनों में जो सफलता उन्हें धीरे धीरे मिल रही थी उससे भारत में उनकी ख्याति जो है वो दिन पर बढ़ती जा रही थी। इसके बाद हम देखा कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसका फ़ायदा उन्होंने उठाया और हिंदू मुस्लिम को एक करा। उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें हिंदू और मुसलमानों दोनों ने मिलकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से रॉलेट एक्ट के विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह किया। फिर जो है उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया, असहयोग आंदोलन को दबा दिया गया। फिर असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद जो है बहुत सारे राजनीतिक नेतागण थे जो गांधी जी से रुष्ट हो गए, नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर उन्होंने कुछ नेताओं ने स्वराज दल की स्थापना की, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का नाम आता है। उनकी स्वराज पार्टी जो है वो भी कुछ खास करामात नहीं दिखा पाई, जिससे कि भारत के नौजवानों में काफ़ी रोष उत्पन्न हो गया कि उन्होंने अपना करियर दांव पे लगाया, अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से स्वराज की प्राप्ति हो जाए। लेकिन जब हर तरह से असफलता हाथ लगी तब भारत का जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ा क्रांतिकारी रास्तों पर चलने के लिए बाध्य हो गया, वो थोड़ा उग्र हो गया। फिर हमने कुछ क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा कि नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट से भी कोई कुछ खास लाभ नहीं होता है। फिर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन आता है। फिर इससे पहले हमने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया और उनके अब अपनी वैश्विक स्वराज की मांग की, जो उन्होंने बात जो हमेशा से वो करते आ रहे थे उसको अब खारिज कर दिया। उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की। उन्होंने संपूर्ण विश्व के समक्ष कह दिया कि अब वो किसी भी विदेशी शासन के नियंत्रण में नहीं रहेंगे, किसी विदेशी शासन के आदेश को नहीं मानेंगे। वो पूर्ण स्वराज चाहते हैं, उन्हें पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया है उसके बाद गांधी ईर्विन समझौता होता है, जिसके पश्चात गांधी जी इस बात के लिए अग्री हो जाते हैं कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेंगे और गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लेंगे। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उनसे वादा किया कि वो गांधी जी और कांग्रेस की समस्त मांग जो है उनके स्वीकार कर लेंगे। लेकिन और इसके बाद गांधी जी ने अपना वादा निभाया, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित भी कर दिया और फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया। लेकिन इसके बाद भी कुछ खास परिणाम नहीं उन्हें समझ आया, क्योंकि गांधी जी ने तो अपना वादा निभाया लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अपना कोई वादा नहीं निभाया। उल्टे उन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, जिसमें उन्होंने हिंदू मुसलमान सिख जितने भी लोग थे उन सब के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की बात कह दी, जिससे गांधी जी ने कड़े शब्दों में विरोध किया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो आमरण अनशन करेंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर गांधी जी आमरण अनशन भी करने लगे। इसके बाद कुछ लोगों के समझाने पर समझौता हो गया, जिनमें नाम आता मदन मोहन मालवीय का, राजेंद्र प्रसाद का, राजगोपालाचारी का। इन सभी लोगों के प्रयत्नों से समझौता हो जाता है और 26 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट पर जो है हस्ताक्षर हो जाता है, समझौता हो जाता है। इसके बाद जो है गांधी जी ने अब आगे हम देखेंगे कि उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैसे दोबारा प्रारंभ किया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी ने सरकार की बदली हुई नीति देखकर पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। मतलब महात्मा गांधी ये देख चुके थे कि सरकार जो है अपने वादे से फिर से मुकर रही है। उन्होंने सुधार की बात की थी लेकिन किसी तरह का कोई सुधार वो नहीं कर रही है और ना ही कांग्रेस की कोई मांग को स्वीकार कर रही है। अब गांधी जी पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार हो गए थे कि नहीं, अब
सरकार से किस तरह की कोई विनती नहीं की जाएगी, अब वे सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू करेंगे। फिर सरकार ने दमन चक्र भी तीव्र कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन जब गांधी जी ने शुरू किया तो। इसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी के साथ साथ कई और प्रमुख नेता थे जिनको फिर ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। 8 मई 1933 ईस्वी को आत्मशुद्धि के लिए गांधी जी ने 21 दिन का उपवास रखा। सरकार ने बिना शर्त गांधी जी को रिहा कर दिया। गांधी जी ने सरकार की ऐसी भावना देखकर पिछले 6 सप्ताह के लिए स्थगित किया और बाद में 24 जुलाई 1933 ईस्वी को पूर्णतः समाप्त कर दिया। मतलब जो आमरण अनशन उन्होंने शुरू किया था, उपवास शुरू किया था, इस उपवास का उद्देश्य उन्होंने बताया कि वो आत्मशुद्धि करना चाहते हैं। लेकिन सरकार इस बात से डर गई कि अगर ये उपवास लगातार जारी रहा और गांधी जी को कुछ हो गया तो पूरे देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सरकार ने अपने डर से बिना किसी शर्त के गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। फिर गांधी जी की ऐसी भावना को देखकर महात्मा गांधी ने पहले 6 सप्ताह के लिए अपना उपवास खत्म किया और फिर 24 जुलाई 1933 ईस्वी को अपना उपवास पूरी तरह से समाप्त कर दिया। सरकार ने सभी जब गांधी जी ने अपना उपवास समाप्त किया तो सरकार ने जितने भी राजनीतिक नेता थे जिन्हें बंदी बनाया गया था उन सभी बंदियों को उन्होंने छोड़ दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में कई तरह के उतार चढ़ाव आए, इसलिए गांधी जी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। कांग्रेस के नेता सहित देश के लोगों को भी बहुत निराशा हुई कि पहले असहयोग आंदोलन को भी गांधी जी ने स्थगित कर दिया था और अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ भी उन्होंने वही किया, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो काफ़ी उतार चढ़ाव तो उसमें आए थे, लेकिन फिर भी ये आंदोलन काफ़ी अच्छे ढंग से चल रहा था और पूरे देश में ये आंदोलन फैल चुका था और ब्रिटिश सरकार जो है इससे काफ़ी परेशान हो चुकी थी। और इसी तरह से इससे परेशान होकर उन्होंने कई राजनीतिक बंदियों को मुक्त भी कर दिया था, गांधी जी को भी मुक्त कर दिया था। इस समय फिर गांधी जी का आंदोलन को स्थगित कर देने से प्रदेश भर में ही निराशा का वातावरण छा गया था। 1933 ईस्वी में यूरोप में सुभाष चंद्र बोस और विट्ठल भाई पटेल ने इस आंदोलन के स्थगन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महात्मा गांधी एक राजनीतिक नेता के रूप में असफल रहे हैं। मतलब इन्होंने पूरी तरह से महात्मा गांधी को फेलियर कह दिया कि इनके कारण ये जो है आंदोलन तो स्टार्ट तो कर देते हैं पर उनको फिर से स्थगित कर देते हैं और इस तरह से आंदोलन का स्थगित करना उनकी असफलता को दिखाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व को गांधी जी समझते थे, इसे वे ना तो असफल मानते थे और ना ही वो इससे निराश थे। उन्होंने कहा कि मैं ना तो निराश हूँ ना असहाय महसूस कर रहा हूँ। देश को जो ऊर्जा मिली है उसका अनुमान आपको नहीं मगर मुझे है। मतलब गांधी जी साफ तौर पर ये कह रहे थे कि भले ही ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया, भले ही आंदोलन पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, लेकिन इस आंदोलन के जो फ़ायदे हैं वो सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। इस आंदोलन के तहत संपूर्ण देश में राजनीतिक चेतना जागृत हुई है, राष्ट्रवाद की भावना तीव्र हुई है और जो ऊर्जा देश भर के लोगों में आया है वो ऊर्जा ही का आना ही पर्याप्त है। उन्हें अब विश्वास हो गया था कि अब आज़ादी के लिए लड़ने के लिए पूरा देश पूरी तरह से तैयार है और अब देश को आज़ादी मिलने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए आंदोलन सफल हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देश के लोगों में जो ऊर्जा चाहिए था, जो जागृति, जो राजनीतिक चेतना चाहिए थी वो अब देशवासियों में आ चुकी है और मेरे लिए यही बहुत है। मतलब गांधी जी के आंदोलन के स्थगन के बाद हर तरफ उनकी आलोचना हो रही थी, लेकिन गांधी जी इन सभी चीज़ों से घबरा नहीं रहे थे, वो इन सभी चीज़ों से प्रभावित नहीं थे, बल्कि वो अपने आप में संतुष्ट थे और खुश थे कि भले ही आंदोलन असफल रहा हो, भले ही आंदोलन का स्थगन हो गया हो, लेकिन जो लाभ भारत को मिला है वो अतुलनीय है और वो सिर्फ मुझे पता है, इसलिए मैं खुश हूँ। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और इसी के साथ ही ये चैप्टर का भी एंड होता है। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। तो वीडियो आज का यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।